हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 3 मई है और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखेंगे। 1991 में नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक, वहाँ पर एक डिक्लेरेशन, वहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी और उसमें ये माना गया कि हर साल 3 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। प्रेस को फ्रीडम के लिए जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनेस्को की रिकमेंडेशन के आधार पर इसको अपना लिया और इसको डिक्लेरेशन दे दी कि 3 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। 2021 की जो थीम है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। 2020 की थीम क्या थी वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में हमने देखा, मेन कारण ये है कि जो प्रेस है, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको फ्रीडम मिले, वो अपने व्यूज़ को अच्छे से लिख पाएँ, लोगों के विचारों को रख पाएँ, जो भी गवर्नमेंट है उनके खिलाफ अगर वो कुछ गलत करती है तो लिख पाए, इतनी फ्रीडम हो, हर कंट्री के द्वारा इतनी फ्रीडम दी जाए प्रेस को। इसको मनाने का मेन कारण यही था। विंडहोक डिक्लेरेशन आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम विंडहोक को देख लेते हैं। जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसमें नामीबिया एक कंट्री एग्जिस्ट करता है और जो नामीबिया की राजधानी है वो है विंडहोक और वहाँ पर ये डिक्लेरेशन हुई थी 1991 में। नामीबिया ना सिर्फ विंडहोक डिक्लेरेशन की वजह से फेमस है, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और एक आइलैंड कंट्री है इनके पास में मेडागास्कर, वहाँ से गुजरता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास करती है। इसके अलावा जो कौन से वाला रीजन है, जो हमारा साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, वहाँ पर चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील उन कंट्री के साथ में गुजरती है और फिर ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है वहाँ से सरपास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी के साथ साथ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से, इक्वेटर कहाँ से पास होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में देखा। अब हम मैप डिस्कस करेंगे। आज मैप है नेपाल का। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री हमारे इंडिया के 5 स्टेट के साथ में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इनके साथ में बॉर्डर शेयर करती है। नेपाल जो है वो एक तरीके से बफर कंट्री के रूप में काम करती है। मतलब चाइना अगर इंडिया के ऊपर अटैक करे तो एक तरीके से नेपाल जो है वो बीच में एग्जिस्ट करता है। 1950 में नेपाल और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है और उसके बाद में हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। हमने काफ़ी अच्छा काम किया इंडिया और नेपाल ने साथ मिलकर के। 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया उस समय इंडिया ने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नेपाल को दी थी। मेन रीज़न जो हमारा, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री का देखें तो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म जो रिलीजन है उनके आधार पर भी हमारे रिलेशन, हमारे कल्चर जो एक्टिविटी है उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज है। बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ से नेपाल से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, क्योंकि जो हिमालयन जो रीजन है उसकी जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो ज़्यादातर नेपाल वाले रीजन में, मतलब ग्रेटर हिमालयाज़ का जो पार्ट है वो ज़्यादातर इसमें नेपाल वाले रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो नेपाल से नदियाँ निकलती हैं, रिवर्स आती हैं, उनका जो पानी है वो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इरिगेशन, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वो वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये हमने प्लस पॉइंट देखे कि किस तरीके से इंडिया और नेपाल के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा नेपाल को कनेक्टिविटी देने में इंडिया काफ़ी काम करता है ताकि सी के साथ में कनेक्टिविटी नेपाल की हो सके। इसके अलावा नेपाल और इंडिया सार्क, बिम्स्टेक, इसके अलावा नाम, BBIN, ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें इंडिया और नेपाल एक दूसरे के साथ में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब दो कंट्री एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में साथ होते हैं तो समझ लो उनके आइडियाज़ में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हम हमारे रिलेशंस को काफ़ी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ समय से बॉर्डर डिस्प्यूट नेपाल के साथ में भी इंडिया का होने लग गया है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड वाला जो रीजन है वहाँ पर काला पानी
एक एरिया जिसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया था। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब इस तरीके की कोई न्यूज़ किसी स्टेट के साथ में, किसी कंट्री के साथ में इंडिया का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो स्पेशली ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया नेपाल रिलेशन जो है, उनकी आपकी हिस्ट्री, वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के क्लियर विजन होना चाहिए। और अभी जो हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में देखा, क्योंकि उसको जो विंडहोक डिक्लेरेशन है उसको 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो जब भी किसी डिक्लेरेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ साल कंप्लीट होते हैं, जैसे 30, ऐसी वाली जो इम्पोर्टेंट है 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स। पहले तो क्या है कि यूपीएससी 50 ईयर्स या 100 ईयर्स कंप्लीट होने पर ही क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन आजकल क्या होने लग गया है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को 30 ईयर्स हो गए हैं, 75 ईयर्स हो गए हैं, 25 ईयर्स हो गए, तो भी क्वेश्चंस पुट ऑन हो सकते हैं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस स्पेशली पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेंस में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन विंडहोक डिक्लेरेशन के लिए नहीं पूछेंगे, वो आपको पूछेंगे कि प्रेस को फ्रीडम देने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, ग्लोबल लेवल पर क्या क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। तो आपको, अगर आप अपने आंसर की शुरुआत विंडहोक डिक्लेरेशन नाम के साथ में करते हैं तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है, और जो मार्जिन है वो अन्य लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जब इस तरीके का मार्जिन थोड़ा थोड़ा कलेक्ट होकर के लास्ट में सभी नंबर्स में ऐड होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज दिखाई देता है, रैंक काफ़ी नीचे से ऊपर तक वेरी कर जाती है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कल 2 मई थी, और 2 मई को केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम और जो पुदुचेरी यूटी है, वहाँ के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने डोमिनेट किया है इस इलेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। ममता विंस वेस्ट बंगाल बट लॉसेस इन नंदीग्राम। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उनकी जीत हो गई है वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो खुद नंदीग्राम से हार गई हैं। नंदीग्राम में उनके सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी थे। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट पेज है ना, आज फ्रंट पेज आया है, वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड आया है, चुनाव से रिलेटेड आया है। यहाँ पर पिनाराई के बारे में है कि पिनाराई सेट फॉर ए सेकेंड टर्म, ठीक है। यहाँ पर स्टालिन के बारे में है, डीएमके के जो हेड हैं वो तमिलनाडु में उनकी जीत हुई है, ठीक। और इस तरीके से आसाम में दोबारा से, आसाम में जो बीजेपी है वो दोबारा अपने सहयोगियों के साथ में, एलीज के साथ में लेकर के पावर में बनी रहेगी। और पुदुचेरी में जो सीएम है वो रंगास्वामी सीएम दोबारा से रिटर्न कर गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बीजेपी है उसने 6 सीटें जीती हैं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की पार्टी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। उन्होंने 30 सीटें हैं पुदुचेरी में, जिसमें 16 सीट उन्होंने जीती हैं। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, डोंट डिस्क्रिमिनेट इन वैक्सीनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर पास किया, उसमें ये बोला कि वैक्सीनेशन जो सिटीजन्स को दी जा रही हैं उसमें आप डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देख करके, और भी बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पर क्या किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सभी जो पीपल हैं इंडिया के वो आपके इक्वल हैं। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर फेसेज क्वेश्चंस और हाउ इट प्लान्स टू यूज फॉरेन एड। कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान इंडिया को काफ़ी हेल्प मिली है, बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे कंट्रीज ने काफ़ी हेल्प की है हर चीज़ में। तो मेडिकल इक्विपमेंट से देने के लेकर के उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर तक इंडिया को प्रोवाइड करवाए हैं। तो इसी को लेकर के सेंटर के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप हमें बताइए, क्लियर विजन दीजिए कि आपको जो असिस्टेंस, जो एड प्राप्त हो रही है, जो एड आपने गेट किया है विदेश से, उनको आप कैसे यूज करेंगे, किस स्टेट को किस तरीके से आप पार्टीशन करेंगे, डिवाइड करेंगे कि किसको कितना दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज देखो, गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड की है, फील्ड हॉस्पिटल्स टू कम अप नियर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके पास में टेम्पररी हॉस्पिटल बनाई जाए, ताकि इंडस्ट्रियल यूनिट से जो गैसियस ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस करके उसका यूज किया जा सके ऑक्सीजन की कमी को। तो इसीलिए जो हमारे जैसे
पेट्रोकेमिकल यूनिट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, इन सब के पास में ऑक्सीजन प्लांट बनाई जाएगी, क्योंकि इनसे जो पावर प्लांट्स, इनसे जो ऑक्सीजन बनती है, जो गैसियस ऑक्सीजन है, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है और उसका यूज किया जा सकता है मेडिकल यूज़ में, ताकि ऑक्सीजन की जो कमी इंडिया में होती जा रही है वो ना हो सके। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, जीएसटी रिटर्न्स डेडलाइंस एक्सटेंडेड, लेट फी वेव्ड। कोविड-19 की वजह से लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है, काफ़ी दोबारा से नीचे जा रही है। इसी को लेकर के गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के लिए जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और लेट फी जो अप्लाई की जा रही थी उसको भी वेव्ड कर दिया गया है। ठीक है। सीपीसी सोशल मीडिया अकाउंट मॉक्स डेथ्स इन इंडिया। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ का जो देखो, जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी सोशल मीडिया अकाउंट चलते हैं वो चाइना में वर्क नहीं करते, तो हर चीज़ का सिमिलर वहाँ पर ऐप है। जैसे पूरे वर्ल्ड में ट्विटर हैंडल चलता है, उसी तरीके से वहाँ का खुद का ट्विटर है वेइबो। उसी के आधार पे उस पर एक पोस्ट की गई कि वहाँ पर एक रॉकेट को छोड़ा जा रहा है और इंडिया में जो डेड बॉडी है उनको जलाया जा रहा है, तो उसको लेकर के उन्होंने एक मैसेज किया, वो फोटो डाली, और ये चाइना लाइटिंग ए फायर, इंडिया लाइटिंग ए फायर, दोनों में कंपैरिजन किया कि इंडिया कहाँ जा रहा है और चाइना कहाँ जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ पर जो डेथ हो रही है कोविड-19 की वजह से, उनको काफ़ी मौकरी, काफ़ी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है चाइना में। तो ये काफ़ी गलत रिलेशन है। इस तरीके से जो हमने डिसंगेजमेंट प्रोसीजर हमारा बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन इस तरीके से जब फीलिंग्स आहत होती है ना, तो उसका फिर रिजल्ट सही देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि ये देखा जा रहा था कि इंडिया और जो चाइना है उसके बीच में रिलेशन काफ़ी सही होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए, इंडिया रिसीव्स एड फ्रॉम ताइवान। ताइवान जो है चाइना के बिल्कुल साउथ में एग्जिस्ट करता है, आइलैंड कंट्री है। ताइवान के साथ में इंडिया के वैसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तक नहीं है, एम्बेसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन ताइवान का एक सेंटर है, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इंडिया में, उसने एक इंडिया में जो ताइवान का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम इंडिया के साथ में जो रिलेशन है उनको बेहतरीन बनाना चाहते हैं, और हमारे जो रिलेशन है वो बेहतरीन हो, इसीलिए ताइवान ने असिस्टेंस उपलब्ध करवाई है इसको, इंडिया को। ठीक है। देखो, जो ताइवान है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस के बाद में बाहर कोई ऐसे देश जिनकी इकोनॉमी कंडीशन कैसी है, तो ताइवान उनमें काफ़ी अच्छे लेवल पर मेंटेन करके खुद को रखता है। म्यांमार रिबेल ग्रुप कॉल्स फॉर यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट जुंटा। 1 फरवरी से म्यांमार में सैन्य सरकार, आर्मी का रूल है, और उसी को लेकर के स्प्रिंग रिवॉल्यूशन, इस बात को बोला जा रहा है कि मिलिट्री के खिलाफ में थाउजेंड्स लोग जब एक साथ में रैली करेंगे तो वही मेन कारण है कि हम मिलिट्री रूल को यहाँ पर हटा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, नॉर्थ कोरिया सेज बाइडेन हैज़ ए हॉस्टाइल पॉलिसी वार्म्स ऑफ रेस्पॉन्स। इस न्यूज को आप इस तरीके से समझ सकते हो, मिस्टर बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि मेरे जो पहले राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप, उन्होंने तो बिल्कुल ही एक तरीके से उनके साथ में क्या किया, बातचीत करने की कोशिश की, जो बिल्कुल उससे पहले मिस्टर जो ओबामा राष्ट्रपति थे, उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से तटस्थ होकर के एक जगह रुक करके इस बात को डिस्कस किया कि नॉर्थ कोरिया के साथ में कैसे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने अपने जो मेरे से पहले राष्ट्रपति थे उनकी क्या विजन था, क्या उनकी पॉलिसी थी, उससे मैंने सीखा है, और अब मैं नॉर्थ कोरिया के साथ में रिलेशन कैसे मेंटेन करने हैं वो मुझे पता है। इसके अलावा वहाँ से ये भी स्टेटमेंट आए हैं यूएस की तरफ से कि जो कोरियन पेनिनसुला है उसके पूरे एरिया को क्या करना है, डी न्यूक्लियराइजेशन, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो वहाँ हैं उनको ख़त्म करना है और वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करनी है। तो रिवर्स में, काउंटर में नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आए हैं कि बाइडेन जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनकी हॉस्टाइल पॉलिसी है, और वो रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहें कि अगर उन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो रिस्पॉन्स के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।